65 शव अब तक सिविल अस्पताल में लाने की बात बताई जा रही है। बड़ी खबर इस समय की कुल 242 सवार उस विमान में थे, जिनमें से एक सर्वाइवर रहे हैं। लेकिन जिस इमारत में आकर ये विमान गिरा है, जहां पर क्रैश हुआ है, वहां पर भी जो स्टूडेंट्स थे वो मौजूद थे उस समय, जो आम लोग थे वो भी मौजूद थे। यहाँ पर ब्रिजेश, क्या जानकारियां मिल पा रही हैं? देखिए, जो पुलिस की ओर से जो कहा गया है आधिकारिक तौर पे, जोन 4 डीसीपी ने बताया कि 265 जो है वो डेड बॉडीज मिली हैं, अब तक पहुंची है सिविल अस्पताल। उसके बाद जो है लगातार, जैसे विद्या बता रही थी, डेड बॉडीज आने का सिलसिला जारी है। तो जो आंकड़ा है वो इससे भी बढ़ सकता है, पर कितना होगा वो डीएनए सैंपल मैच होने के बाद पता चलेगा। क्योंकि जो मेडिकल हॉस्टल था जहाँ पे ये प्लेन गिरा है, वहाँ पे भी कुछ लोग थे आसपास में, उनकी भी डेथ हुई होंगी। तो ये आंकड़ा जो 240 लोग प्लेन में, 242 में से एक सर्वाइवर को छोड़ दे तो 241 वो, और उसके अलावा आसपास के लोग जो थे उनमें से कितने लोगों की डेथ हुई है वहाँ पे प्लेन का मलबा गिरने के बाद, तो वो आंकड़ा जो आएगा वो उसके बाद में चलेगा। पर अभी जो आंकड़ा दिया गया है वो 265 का है। आने वाले वक्त में जो बाकी की डेड बॉडी पहुंचेंगी, उसके बाद जब डीएनए सैंपल मैच होगा उसके बाद फाइनल फिगर्स आएंगे। बच्चे बुजुर्ग सब इस विमान में सवार थे ब्रिजेश, और जो यहाँ पे राहत कर्मी भी, जिनसे आपकी भी बातचीत हो रही होगी, वो सब ये कह रहे हैं कि कई बॉडी पार्ट्स भी वहां पर निकल रहे हैं। काफी मार्मिक यहाँ पर स्थिति है, दृश्य है। उसके बीच काउंट करने में उन्हें मुश्किलें भी आ रही थी, इसीलिए सबको सीधा अस्पताल की तरफ भेजा जा रहा था, ताकि वहां पर जो भी डीएनए के जरिए अगर कुछ मैचिंग करना है तो उसमें वो मदद कर सके। यानी कुल मिलाकर मोटे तौर पर जो एक आंकड़ा दिया गया है वो 265 का हमारे सामने है। लेकिन अभी भी यहाँ पर एक तो तलाश लगातार जारी है, क्योंकि किसी को ये आकलन नहीं है ना विमान में कितने लोग थे। विद्या, ये तो मतलब आपके पास दर्ज रहता है, वो आंकड़े के हिसाब से दर्ज रहता है। लेकिन जो यहाँ पर बिल्डिंग्स थी, जो यहाँ पर चाय की दुकानें से वहां से निकलकर आम नागरिक आ रहे थे, उनकी कितनी संख्या थी ये कोई बता नहीं सकता। इसी वजह से यहाँ पर राहत कार्य भी लगातार चलेगा और तलाश भी लगातार लोगों की चलेगी। विद्या जी बिल्कुल। देखिए श्वेता, अगर आप इस पूरे आंकड़े में देखें तो जैसे कुछ फैमिलीज जो हमें यहाँ मिली हैं, वो फैमिलीज तो प्लेन से कहीं ट्रैवल भी नहीं कर रहे थे, वो वहीं खड़े थे और उनके ऊपर वो विमान आके गिर गया था, जिसकी वजह से यह हादसा हुआ। अभी जिस परिवार से हम बात कर रहे थे उनका भी यही हाल था कि जो लड़का है वो 15 साल का लड़का चाय की दुकान पर चाय बेचने का काम करता था, वहाँ हादसे के साइट के पास था और इसकी वजह से हादसे में के चपेट में आ गया था। लेकिन अब सबसे बड़ी समस्या यही है कि जैसे जैसे वहां से मलबा निकल रहा है वैसे वैसे वहां से बॉडीज आ रही हैं। थोड़ी देर पहले हमने देखा 2 बॉडीज यहाँ आई थी, और वैसे ही जो है सिलसिला तब थमेगा जब पूरा साइट क्लियर हो जाएगा। श्वेता, देखना पड़ेगा क्योंकि मलबा जो है वो काफी बड़े इलाके में फैला हुआ है। ये कोई छोटा हादसा तो था नहीं, इतने बड़े इलाके को पूरा सर्च करना, उससे बॉडीज निकालना, और आप समझिए पूरा अगर जो एरोप्लेन है वो काफी मैंगल्ड भी सिचुएशन में रहा होगा, तो उस पूरे मैंगल्ड एरोप्लेन को हटा के उसमें से बॉडीज निकालना, आसपास उसके नीचे अगर कोई है, उसके आसपास में कोई है, उन सब को निकाल के यहाँ लेके आना और उसके बाद पूरा प्रक्रिया करना, ये अपने आप में बहुत ही, अगर आप कह लीजिए कुछ नहीं तो आश्चर्य से कम नहीं होगा अगर ये जल्द से जल्द अगर ये हो गया, अगर 24 घंटे के अंदर। लेकिन कोशिश यही कर रही है प्रशासन, बार बार इनका यही कहना है कि अभी हमने जो आनंद के जो एमपी हैं वो आए थे यहाँ पर, हमने उनसे बात किया, उनका कहना है कि 110 जो बॉडीज हैं उसके सैंपल्स ले लिए गए हैं। इसके अलावा परिवार के लोगों के भी सैंपल्स लेने की प्रक्रिया चल रही है। उनको बहुत उम्मीद है कि ये कल सवेरे तक हो जाएगा, लेकिन जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो बार बार यही कह रहा है कि थोड़ा टाइम लगेगा, इतनी जल्दी मत करो, यही बार बार यहाँ के लोग कह रहे हैं। जी, समय लगता है, इस प्रक्रिया में समय लगता है, और इसीलिए सबसे बड़ी चीज है कि केयरफुली हो और यहाँ पर गलतियां न हो। और यही जो प्रशासन है यहाँ पर उसकी कोशिश भी कर रहा है, तेजी से काम को अंजाम दिया जा रहा है, लेकिन संयम के साथ ये काम आगे होगा, क्योंकि बहुत आवश्यक है उन लोगों के लिए ये पूरी कार्रवाई जिनके अपने इस समय उन्हें नहीं मिल पा रहे हैं और उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि हुआ क्या है। तो ये सारी कार्रवाई उसके लिए ये बहुत संवेदनशील तरीके से किए जाने की आवश्यकता है। और इन सारी चीजों के बीच
अशोक जी, जो हम जिसका जिक्र भी कर रहे थे कि आज रात 11 बजे और उसके बाद फिर बहुत देर रात यानी कि कल सुबह तड़के की भी बात की जा रही है, जिसमें वो फ्लाइट्स भी चलनी है जहां पर परिजनों को यहां पर पहुंचना है या फिर जिन लोगों को यहां से निकलना है, उन सारी चीजों की व्यवस्था भी यहां पर उस हिसाब से की गई है। अशोक जी। बिल्कुल श्वेता, स्पेशल फ्लाइट्स चलाई गई हैं। परिजन जो है उनको लाने के लिए और ले जाने के लिए आज रात को भी 11 बजे के बाद एक फ़्लाइट आने की बात कही जा रही है। मैं एयरपोर्ट पे इसीलिए खड़ा हूँ कि कुछ परिजन आ सकते हैं और कल भी परिजन आएंगे, इसलिए स्पेशल फ्लाइट चलाई गई है ताकि किसी को कोई दिक्कत ना हो। और इसके अलावा ट्रेन, एक स्पेशल ट्रेन की भी चलाई गई है ताकि लोग अगर आना चाहें, जाना चाहें तो उनके लिए भी व्यवस्था की गई है। इसलिए सरकार की तरफ से तमाम कोशिशें की गई हैं ताकि किसी को दिक्कत ना हो। जैसे हेल्पलाइन नंबर है, कंट्रोल रूम्स है, ताकि कोई भी जानकारी लेनी हो तमाम चीज़ें उनको मिल सके। और विजय रूपानी का परिवार, जैसे मैंने बताया था श्वेता, कि वो भी लंदन से कल दोपहर तक पहुंचने की उम्मीद है। उनकी बेटी वाइफ जिनको मिलने के लिए विजय रूपानी जा रहे थे। हालांकि पत्नी और विजय रूपानी दोनों राजकोट में रहते थे। बेटी लंदन में रह रही थी, बेटा अमेरिका में रहता है, लेकिन कुछ दिनों से उनकी पत्नी वहाँ गई हुई थी, उन्हीं से मिलने के लिए वो जा रहे थे। लेकिन ये हादसा हुआ, दुखद हादसा हुआ और उनकी पत्नी और बेटी को यहाँ आना पड़ रहा है कल। और इसके अलावा दूसरे जो परिवार हैं, जो चाहे वो पायलट हैं या दूसरे कर्मचारी हैं, उनके परिवारजन भी यहाँ पहुँचेंगे। और दूसरे जो गुजरात या दूसरे शहरों से जो लोग ट्रैवल कर रहे थे अहमदाबाद लंदन की फ़्लाइट में, वो लोग भी पहुँचेंगे। ब्रिटिश हाई कमीशन के लोग भी यहाँ पहुँचे क्योंकि ब्रिटिश नागरिक भी इसमें ट्रैवल कर रहे थे। 53 के करीब कनाडा के भी नागरिक थे। तो तमाम लोग यहाँ जैसे जैसे सूचना उनको मिली अहमदाबाद पहुंचे, उनका जानकारी लेने के लिए और पूछताछ करने के लिए। और कल भी कुछ लोगों के आने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री खुद भी कल 8:30 बजे के करीब अहमदाबाद पहुंचेंगे और घायलों से मिलेंगे। श्वेता। अमित, ऐसे में जो यहाँ पर जांच का काम चल रहा है, जो इन्वेस्टिगेशंस चल रहे हैं, उसकी भी बहुत उसका महत्व भी बहुत बढ़ जाता है। इस समय जो कार्रवाई चल रही है, जो यहाँ से जो चीजों के सैंपल्स, क्योंकि आप बिल्कुल भी डिस्टर्ब भी नहीं कर सकते हैं उन्हें, वो ब्लैक बॉक्स की भी तलाश आपको जारी रहेगी क्योंकि उसमें सबसे क्रूशियल डेटा जो होता है वो मौजूद होता है कि आखिर क्या हुआ, किस तरीके से यह हादसा हुआ। वो जांच का काम भी लगातार यहाँ जारी है। बिल्कुल श्वेता, 2 अलग लेवल्स पे जांच शुरू हो गई है। हम अपने दर्शकों को समझा दें क्योंकि बहुत टेक्निकल मामला होता है सिविल एविएशन, और उसमें भी इस तरह के क्रैश साइट्स आमतौर पे दुनिया का कोई भी देश नहीं चाहता है कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो। लेकिन 2 लेवल्स पे जांच की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर के लिहाज से, क्योंकि भारत इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा है, उसके लिहाज से जो अंतर्राष्ट्रीय नॉर्म्स और गाइडलाइंस हैं, उसी के हिसाब से AAIB यानी कि एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो जो है वो अपना काम शुरू कर चुका है। हमें दिन में ही ये कंफर्मेशन सूत्रों के हवाले से मिल गई थी कि AAIB की टीम्स को अहमदाबाद के साइट क्रैश साइट के लिए भेज दिया गया है। और इस वक्त श्वेता, मैं एक तस्वीर भी यहाँ दिखाना चाहता हूँ कि आखिरकार किस तरह से कॉर्डन ऑफ किया जा रहा है। ये अपने आप में सिग्नल है कि फिलहाल फोकस ये है कि जो इन्वेस्टिगेटर्स पहुंचे हुए हैं ग्राउंड जीरो पे, चाहे वो AAIB के हों या फिर इसके साथ जो स्पेशल कमेटी सरकार ने बनाई है सिविल एविएशन मिनिस्ट्री के नोडल अथॉरिटी में, उनके लोग भी यहां पहुंचेंगे जांच करने के लिए। तो उसके लिहाज से किसी भी तरह की अड़चन न आए जांच प्रक्रिया में, वो बहुत जरूरी है। वहां एक बार अगर जूम कर पाएंगे मनीष, तो आपको तस्वीरों में दिखाई देगा जो क्रैश साइट है वहां पे कुछ इस वक्त ऑफिशियल्स खड़े हैं। किस विभाग से हैं ये हमें नहीं पता क्योंकि बहुत दूरी मेंटेन करके रखी है अहमदाबाद के एडमिनिस्ट्रेशन ने। लेकिन वो क्रैश साइट पे अलग अलग हिस्से जो मलबे के हैं उसको देख रहे हैं। रेस्क्यू का काम भी चल ही रहा है क्योंकि अभी भी जब तक सारे जो पैसेंजर्स हैं उनको आप कंफर्म नहीं कर लेते हैं कि आपके पास आपको वो मिल चुके हैं, तब तक ये पूरी जांच की प्रक्रिया चलती रहेगी। और इसमें कई सारी पेचीदगियां भी हैं श्वेता, कि अब हमें बेहद अफसोस होता है ये कहते हुए, लेकिन अब इसके अलावा कोई चारा भी नहीं है कि DNA की सैंपलिंग करनी पड़े। और वो संभवतः सैंपलिंग कई 100 के आंकड़ों में जाएगी, 1000 के आसपास भी पहुंच जाए तो दुखद है।
लेकिन यही एक असल तस्वीर है कि यही एक माध्यम बचा है कि जिसके सहारे जो लोग उस जहाज में थे, AI-171 में थे, जिनकी मौत हो गई है इस क्रैश में, उनकी आइडेंटिटी को असर्टन करने के लिए उनके परिवारों तक उनके जो मॉर्टल रिमेन्स हैं उसको हैंडओवर करने का यही प्रक्रिया एक लंबी प्रक्रिया होगी। तो उसके लिहाज से भी एरिया को कॉर्डन ऑफ करना, हर पॉसिबल इन्वेस्टिगेशन का जो मटेरियल है उसको कलेक्ट करना बेहद ही अहम हो जाता है। तो 2 लेवल्स का इन्वेस्टिगेशन, एक जो अंतर्राष्ट्रीय नॉर्म्स के हिसाब से किया जा रहा है, जिसके लिए पहले ही AAIB के ऑफिशियल्स को, इन्वेस्टिगेटर्स को यहाँ भेज दिया गया था, वो अपना काम कर रहे हैं। ब्लैक बॉक्स की आप बात श्वेता लगातार कर रही है। निश्चित रूप से ब्लैक बॉक्स सबसे अहम एविडेंस होता है किसी भी एयरक्राफ्ट क्रैश के बाद, और उसी में पता चल पाएगा कि आखिर 2 मिनट के अंदर ही ऐसा क्या हुआ, 1 से 2 मिनट के अंदर, कि पायलट को मे डे कॉल करना पड़ा। मे डे मतलब बेहद ही बड़ा खतरा जहाज के ऊपर है, और इससे पहले कि ATC रिस्पॉन्ड कर पाती उस मे डे पे, उनको संपर्क किया गया, पायलट को संपर्क किया गया, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। और फिर श्वेता वो विजुअल्स आए, तो ब्लैक बॉक्स निश्चित रूप से उसमें एविडेंस होगा। क्या थर्स्ट नहीं मिल रहा था इंजन से? अगर थर्स्ट नहीं मिल रहा था तो क्या कारण था जिसकी वजह से जहाज फ्लाइट नहीं ले पा रही थी, ऊंचाई की तरफ नहीं बढ़ पा रही थी? और इसमें क्या जो अमित भी बता रहे हैं वो इसीलिए महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि जब भी कोई विमान टेक ऑफ करता है उससे ठीक पहले वो सारी चीजें होती हैं, मतलब जितने भी जांच होते हैं वो सारे टेस्ट होते हैं, सबके ओके होने के बाद, सबके टिक होने के बाद। और एक कोई सदस्य ऐसा नहीं करता है, मल्टीपल लोग लगे होते हैं इसमें, और वो जब पूरी गहन जांच कर लेते हैं उसके बाद ही गो अहेड दिया जाता है एक विमान को उड़ान भरने के लिए। और इसीलिए आप कई दफा देखते होंगे कि विमान पूरा उड़ान भरने के लिए तैयार रहता है, लेकिन अगर कुछ कहीं तकनीकी खामी दिख जाती है तो कहा जाता है कि नहीं, हम टेक ऑफ नहीं कर सकते, हम इजाजत नहीं दे सकते। कई दफा टेक ऑफ करने के बाद वो वापस आकर लैंड कर जाते हैं। तो ये बहुत सारी चीजें हैं कि जहां पर इतनी एक प्रोफेशनल व्यवस्था रहती है वहां पर आखिर इस तरह से कैसे हो गया। और जो बात अमित कह रहे हैं ना, वो सबके मन में ये सवाल है कि इतना चंद मतलब 1 मिनट के दायरे में ऐसा क्या हो गया। देखिए, यहाँ पर ये भी हम आपको बताएं कि कुछ देर के लिए विमानों को रोका जरूर यहाँ पर ऑपरेशंस गए थे, क्योंकि अगर हम एरोप्लेन की रफ्तार के हिसाब से 4-5 किलोमीटर की बात करें तो उसमें कुछ सेकंड्स की बात होती है। यहां से सीधाई में जो अहमदाबाद एयरपोर्ट की दूरी है वो लगभग इतनी ही होगी, उससे अधिक नहीं है। लेकिन यहां पर आकर, यहां पर एक हॉस्टल में, एक मेस में आकर इस तरीके से टकरा जाता है एक विमान, और उसके बाद इतना बड़ा हादसा हो जाता है। और हमारे संवाददाता अलग अलग पहलुओं पर पूरी तरीके से नजर बनाकर रखे हुए हैं। विद्या लगातार हमें अस्पताल से जानकारियां दे रही हैं, अशोक सिंघल हमारे साथ एयरपोर्ट से जुड़े हुए हैं, क्योंकि वहां पर स्पेशल फ्लाइट्स जो हैं उनके जरिए परिजनों के आने का सिलसिला चलेगा। अमित भारद्वाज पूरा जो इन्वेस्टिगेशन है उस एंगल पर भी ध्यान दिए हुए हैं। जो राजनेता यहां पर पहुंच रहे हैं उन सबसे भी हम बातचीत कर रहे हैं। जो आम लोग यहां पर मदद के लिए पहुंचे थे उनसे भी हमने बात की है। कुल मिलाकर जिस तरह का ये एरिया था, यहां पर आर्मी ने भी अपने एक दीवार को तोड़ा ताकि जो रेस्क्यू वर्कर्स हैं यहां पर आसानी से आ पाए। BSF के जवान रहे, सबकी तरफ से कोशिशें रही, लेकिन अब सबसे बड़े सवाल का सबको जवाब जानना है कि ये हुआ कैसे। अभी हम एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।